मैं डॉक्टर महेश कुमार पालीवाल, सहायक आचार्य रसायन विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। बच्चों, हमने आज बीएससी पार्ट सेकंड का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। जैसा आप जानते हो कि हमने बीएससी पार्ट सेकंड के भौतिक रसायन में जो लास्ट टॉपिक है या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड जो स्टार्ट कर रखा है, उसमें हमने पिछली क्लास में सेल के बारे में पढ़ा। सेल कितने प्रकार के होते हैं, सेल कहते किसे हैं, फिर इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं, ये किस इलेक्ट्रोड की क्या परिभाषा होती है, तथा इलेक्ट्रोडों पर किस प्रकार का आवेश किस प्रकार के सेल में होता है, इसके बारे में अपन ने पढ़ा। और फिर उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोडों के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। और दो इलेक्ट्रोड जो हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और कैलोमल इलेक्ट्रोड के बारे में हमने छोटी छोटी बातें पढ़ी। तो ये जो बेसिक्स हैं वो इस चैप्टर में काम आएंगे। और अब इसका जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो नेक्स्ट टॉपिक है, जो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और मैक्सिमम यही काम में आता है और परीक्षा में भी ये बहुत बार पूछा जाता है। वो है नस्ट समीकरण। तो आज हम नस्ट समीकरण होती क्या है, किसके लिए दी गई है, और ये कैसे प्राप्त की जाती है, इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन क्या होता है, ये हम आज प्राप्त करेंगे। तो देखिए, नस्ट समीकरण जो है वह सेल विभव पर ताप व सांद्रता के प्रभाव को बताने के लिए दिया गया, और नस्ट के द्वारा ये दी गई, इसलिए इसे नस्ट समीकरण कहते हैं। अर्थात सेल विभव पर ताप व सांद्रता दोनों के प्रभाव को बताने वाले समीकरण को नस्ट समीकरण कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए गिब्स की मुख्य ऊर्जा है वो निम्न समीकरण द्वारा बताई जा सकती है। डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा जी जीरो प्लस आर टी एल एन क्यू। हमने इसमें समीकरण एक के रूप में बताया है, जहाँ इसमें क्यू है वह सांद्रता या सक्रियता का कोई एक उपयुक्त पद है। या तो सांद्रता ले सकते हो या सक्रियता ले सकते हो, ये डिपेंड करता है कैसी कंडीशंस हैं, कैसी परिस्थितियाँ हैं। क्यू जो है वो क्यूसॉइंट होता है या भागफल होता है या लब्धि होता है। तो क्यू होता क्या है, वो ये क्यू जो है वह उत्पाद व अभिकारकों की सांद्रताओं का जो भागफल होता है या सक्रियताओं का जो भागफल होता है वह क्यू के रूप में व्यक्त किया जाता है। अर्थात क्यू जो है वह उत्पादों की सक्रियता या सांद्रताओं का गुणनफल व अभिकारकों की सांद्रताओं सक्रियताओं या सांद्रताओं के गुणनफल का भागफल है। और जहाँ जीरो जो हमने जीरो लगा रखा है डेल्टा जी जीरो पर, वह जीरो जो है वह मानक परिस्थितियों के लिए, स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इस तरह की जो परिस्थितियाँ हैं उनके लिए, या 1 एम जो है वो सांद्रता हो, सांद्रता 1 एम हो और 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो या 298 केल्विन हो या फिर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो। इन परिस्थितियों के लिए जीरो जो है, या कई बार इसको नॉट भी बोला जाता है, वह यूज किया जाता है। ठीक है। अब किसी सेल के लिए डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई सेल, और डेल्टा जी जीरो है उसको अपन लिख सकते हैं माइनस एन एफ ई जीरो सेल। अब डेल्टा जी व डेल्टा जी जीरो के मान समीकरण एक में रखने पर हमारे को प्राप्त हो जाएगा माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई जीरो सेल प्लस आर टी एल एन क्यू, जो समीकरण 2 में बताया गया है। अब समीकरण 2 के दोनों ओर माइनस एन एफ का भाग देने पर, माइनस एन एफ का भाग दे देते हैं दोनों तरफ, तो हमारे पास आता है माइनस एन एफ ई सेल अपॉन एन एफ इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई जीरो सेल अपॉन माइनस एन एफ प्लस आर टी एल एन क्यू अपॉन माइनस एन एफ। अब एन एफ से एन एफ इसमें कट जाएगा, इसमें कट जाएगा, इसमें कट जाएगा, बाकी हमारे पास जो समीकरण बचता है वो समीकरण 3 के रूप में बताया गया है। वह है ई सेल इज इक्वल टू ई जीरो सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू। अपन इसको टोटल लॉग में कन्वर्ट करें तो हमारे पास आता है ई सेल इज इक्वल टू ई जीरो सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग क्यू। ठीक है। अब समीकरण 4 को अगर 298 केल्विन पर आर व एफ का मान रखने पर हम अगर प्राप्त करें
तो हमारे को आता है, क्या आता है, ई सेल इज इक्वल टू आता है ई जीरो सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू, जो समीकरण 5 के रूप में बताया गया है। यानी समीकरण 5 हम अगर आर और एफ की वैल्यू समीकरण 4 में रख दें और टी का मान 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 298 केल्विन पर हो तो हमारे को समीकरण 5 प्राप्त होता है। अब ये जो समीकरण 3, 4 व 5 हैं वह नस समीकरण के ही विभिन्न रूप हैं। ठीक है। किसी भी सेल के लिए यदि मानक सेल विभव ई जीरो सेल तथा सांद्रता या सक्रियता के मान ज्ञात हो तो उस सेल के लिए सेल विभव को परिकलित किया जा सकता है। ठीक है। अपन एल एन क्यू की वैल्यू पता हो और ई जीरो सेल की वैल्यू प्राप्त हो पता हो और एन की वैल्यू, एन यानी कि इस समीकरण के इस सेल अभिक्रिया के दौरान कितने इलेक्ट्रॉन एक एक्सचेंज हुए हैं या कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ है उसकी वैल्यू होती है। तो अपन जो किसी भी सेल का सेल विभव प्राप्त कर सकते हैं। एक डैनियल सेल जो होता है उसको निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। बाईं ओर एनोड लिखते हैं और दाईं ओर कैथोड लिखते हैं। ये मैं आगे बताऊंगा किस प्रकार सेल नोटेशन किया जाता है। बाहर की तरफ जो है वो मेटल लिखा जाता है और अंदर की तरफ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाती है। ठीक है। और दोनों को दो जो हैं पैरेलल लाइनों से सेपरेट कर देते हैं। सामान्यतः किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए जो लिखा हुआ है डेनियल सेल वो जिंक एस ऑब्लिक जिंक +2 एक्वस डबल लाइन कॉपर +2 एक्वस और स्लैश कॉपर एस। दाईं तरफ कैथोड लिखते हैं, बाईं तरफ एनोड। अब एनोड जिंक एनोड की तरह कार्य करता है और कॉपर जो है कैथोड की तरह कार्य करता है। इसको आगे वाली क्लास में या आगे अपन विस्तार से बात करेंगे कि क्यों जिंक एनोड की तरह कार्य करता है और क्यों कॉपर कैथोड की तरह कार्य करता है। सामान्य किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड अभिक्रिया जो है वो निम्न प्रकार से लिखी जाती है। ऑक्सीकृत अवस्था और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन और अपचयित अवस्था अलग। ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो आपके पास रिड्यूस्ड स्टेट प्राप्त होती है। इस प्रकार से हमारे को कोई भी इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया को लिख सकते हैं। अब देखिए, अतः उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निम्नानुसार लिखा जाएगा। ई इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू ई जीरो इलेक्ट्रोड माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन अपचयित अवस्था बटावा ऑक्सीकृत अवस्था। ये बड़ा ब्रैकेट सांद्रता को बताता है। यहाँ पर जो बड़ा ब्रैकेट लगाया हुआ है वह सांद्रता यानी अपचयित अवस्था की सांद्रता बटावा ऑक्सीकृत अवस्था की सांद्रता। अब मैं बार बार सांद्रता नहीं बोलूँगा, इसलिए आप ध्यान रहें जहाँ पे भी मैं ये बात करता हूँ बड़ा ब्रैकेट आता है उसमें आप सांद्रता का जो है ध्यान रखेंगे कि ये सांद्रता के रूप में व्यक्त कर रखा है। तो ई इलेक्ट्रोड हो जाएगा ई इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू ई जीरो इलेक्ट्रोड प्लस आर टी अपॉन एन एफ एल एन ऑक्सीकृत अवस्था बटावा अपचयित अवस्था। देखिए उल्टा हो गया क्योंकि साइन यहाँ पर अपन ने चेंज कर दिया, माइनस की जगह प्लस कर दिया, इसलिए इसको अपन ने उल्टा लिख दिया। इस प्रकार उपरोक्त डैनियल सेल के बाईं ओर के इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड अभिक्रिया व इलेक्ट्रोड विभव निम्नानुसार लिखा जाएगा। बाईं ओर क्या है, एनोड है, तो जिंक जो था तो जिंक की ऑक्सीकृत अवस्था प्लस इलेक्ट्रॉन और अपचयित अवस्था Zn+2 इलेक्ट्रॉन Zns। अब इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, नास्ट इक्वेशन लिखेंगे। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा ई जीरो माइनस आर टी अपॉन 2f, क्योंकि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन काम में आए Ln। अब हो जाएगी ये माइनस है तो ऊपर आ जाएगी अपचयित अवस्था और नीचे आ जाएगी ऑक्सीकृत अवस्था। अब साइन बदल दिया तो उल्टा हो जाएगा ई इज इक्वल टू ई जीरो प्लस आर टी अपॉन 2f Ln ऑक्सीकृत अवस्था बटावा अपचयित अवस्था। तो चूंकि हम जानते हैं जो सॉलिड स्टेट में होता है या मेटल जो है वो अपचयित अवस्था में होता है तो उसकी एक्टिविटी जो है वह 1 होती है, तो इसका मान 1 रख देंगे तो हमारे पास जो समीकरण है वह प्राप्त हो जाएगी ई इज इक्वल टू ई जीरो सेल प्लस आर टी अपॉन 2f Ln Zn+2। इसी प्रकार बाईं ओर के इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड अभिक्रिया
व इलेक्ट्रोड विभव निम्नानुसार लिख सकते हैं। कॉपर +2 ऑक्सीकृत अवस्था होगी, +2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर सॉलिड अपचयित अवस्था होगी। तो उसी प्रकार लिखेंगे जैसे ऊपर अपन ने लिखा है, E = E0 माइनस या E इलेक्ट्रोड = E0 इलेक्ट्रोड माइनस RT। ये जो कॉपर +2 और कॉपर लिखा हुआ है उसको, या कॉपर +2 अपन कॉपर जो लिखा हुआ है उसको आप E इलेक्ट्रोड भी लिख सकते हो। तो E = हो जाएगा E0 इलेक्ट्रोड माइनस RT/2F ln कॉपर सॉलिड अपॉन कॉपर +2। तो अगर हम इसको प्लस में लिखना चाहें तो हमारे पास आ जाएगा E इलेक्ट्रोड E0 इलेक्ट्रोड प्लस RT/2F ln ऑक्सीडेशन स्टेट अपॉन रिड्यूस्ड स्टेट। अब इसमें भी कॉपर जो रिड्यूस्ड स्टेट में उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा E इलेक्ट्रोड E0 इलेक्ट्रोड प्लस RT/2F ln कॉपर +2 स्टेट, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये तो अलग अलग इलेक्ट्रोड के लिए लिख दिया हमने। एक ये इक्वेशन हो गई, और देखिए हमारे पास दो इक्वेशन आ गई दोनों इलेक्ट्रोडों के लिए। तो कौन कौन सी हो गई, एक तो ये वाली हो गई और एक ये वाली हो गई। अब दोनों सेल के लिए लिखें अपन, मान लो पूरे सेल के लिए अपन विद्युत वाहक बल लिखें, तो अपन दोनों सेलों का मान रखेंगे। तो एक पूरी सेल का विभव अर्थात सेल का विद्युत वाहक बल दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव के अंतर के बराबर होता है। तो हमारे पास हो जाएगा ई सेल बराबर हो जाएगा ई राइट माइनस ई लेफ्ट। राइट की तरफ क्या था, कैथोड था, और लेफ्ट की तरफ क्या था, एनोड था। तो अपन पहले कैथोड लिखेंगे और फिर एनोड लिखेंगे, बीच में माइनस का साइन लगा देंगे। तो देखिए पहले तो अपने पास ई सेल = हो जाएगा E0 इलेक्ट्रोड प्लस RT/2F ln कॉपर +2, ये आ जाएगा क्योंकि कैथोड जो है वो राइट साइड में था, माइनस E0 प्लस RT/2F ln Zn+2, ये हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट को खोल लेंगे तो हमारे पास अब सिंपली सॉल्व करना है अपने को। तो हो जाएगा E0 इलेक्ट्रोड प्लस RT/2F ln कॉपर +2 माइनस E0 इलेक्ट्रोड माइनस RT/2F ln Zn+2। अब अपन इसको रीअरेंज कर लेते हैं इक्वेशन को। तो हमारे पास इस तरह से लिख सकते हैं ई सेल = E0 कॉपर इलेक्ट्रोड माइनस E0 जिंक इलेक्ट्रोड प्लस RT/2F ln कॉपर इलेक्ट्रोड माइनस या कॉपर +2 एक्वस माइनस RT/2F ln Zn+2। अब यहाँ से RT/2F कॉमन ले सकते हैं अपन, तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो नेक्स्ट प्राप्त हो जाएगी। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ई सेल = E0 सेल कॉपर माइनस E0 जिंक इलेक्ट्रोड प्लस RT/2F। अब ये कॉमन ले लिया तो ln कॉपर +2 एक्वस माइनस ln Zn+2 एक्वस। अब देखिए जो लॉग में नीचे होता है, लॉग में माइनस में होता है वो नीचे चला जाता है, और जो प्लस में होता है वह ऊपर चला जाता है। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ई सेल = E0 सेल, ये जो है वो E0 सेल के बराबर हो जाएगा, प्लस RT/2F ln, जो प्लस में है ये वाली वैल्यू प्लस में है तो ये ऊपर रहेगी कॉपर +2 एक्वस, और ये जो वैल्यू है वो नेगेटिव है तो ये नीचे चला जाएगा Zn+2। अब RT व F के मान रखने पे यहाँ याद रखिए, यहाँ पर T जो है वो 298 केल्विन है। यहाँ पर जो T की वैल्यू है वो कितनी है, 298 केल्विन। तो अपन R की वैल्यू रखते हैं, T की वैल्यू 298 केल्विन रखते हैं, और F की वैल्यू रखते हैं। तो हमारे पास ये समीकरण प्राप्त हो जाते हैं। ई सेल = E0 सेल प्लस 0.0591/2 लॉग कॉपर +2 अपॉन जिंक +2। अब इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, ई सेल = E0 सेल माइनस 0.0591/2 लॉग Zn+2 अपॉन कॉपर +2 एक्वस की सांद्रता, इन दोनों की ये सांद्रता। जब साइन उल्टा हो जाएगा तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी। सिंपल सी बात है। इस प्रकार अपन
जो है एक डेनियल सेल के लिए क्या प्राप्त कर सकते हैं, नष्ट समीकरण को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके पास नष्ट समीकरण पूछा जाता है तो आपको यहाँ तक डेनियल सेल तक पूरा बताना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब एक सामान्य सेल के लिए सामान्य सेल अभिक्रिया व सेल विभव को निम्नानुसार लिख सकते हैं। ये सामान्य सेल है और उसकी सेल अभिक्रिया ये है ए प्लस बी एन ई इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें एन ई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, और सी व डी यानी कि जो ए है उसका ए मोल पार्टिसिपेट करता है। यहाँ जो स्मॉल है ये मोलों की संख्या है, और जो कैपिटल में अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं वो किसी भी जो मेटल है उसके बारे में और उसकी सांद्रता के बारे में लिखा गया है। ठीक है, या मटेरियल है, सब्सटेंस है, उसके बारे में कितना उसके मोल काम आते हैं वो तो छोटा है अल्फ़ाबेट के रूप में लिखा होता है, और वो सब्सटेंस या वो मेटल या फिर वो पदार्थ जो है वो बड़े कैपिटल अक्षर में लिखा गया है। तो हमारे पास जो अल्टीमेट सेल अभिक्रिया हो जाए, सेल का सेल विभव होगा वो ये हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई जीरो सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन log सी की पावर सी, डी की पावर डी, या सी की कंसंट्रेशन की पावर सी, डी की कंसंट्रेशन की पावर डी, अपॉन ए की कंसंट्रेशन की पावर ए, और बी की कंसंट्रेशन की पावर बी। याद रहे यहाँ पर टी की वैल्यू वही 298 केल्विन है। अगर टी की वैल्यू दी हुई है तो आपको वही रखनी है। अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाता है तो आपको वही वैल्यू रखनी है जो टी टेम्परेचर की वैल्यू आपको प्रश्न में दी गई है। इस प्रकार से अपन नष्ट समीकरण को लिख सकते हैं किसी एक सामान्य सेल अभिक्रिया के लिए, और उसका सेल विभव को अपन निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, और इसी के आधार पर अपन उस पर कोई भी ताप व सांद्रता का क्या प्रभाव होता है उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे 3 छोटे छोटे टॉपिक पढ़ेंगे, एकल इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है, इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।